अस्सलाम वालेकुम। स्टिचियोमेट्री, इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करना है। अगर इस टॉपिक को देखा जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बच्चे इसकी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ना इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो कहते हैं राइट डाउन द बेसिक अजम्पशन ऑफ स्टिचियोमेट्री। स्टिचियोमेट्री के मफरूज़ या बेसिक अजम्पशन लिख दो, सही है। तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। तो अगर वर्ड स्टिचियोमेट्री देखा जाए ना, स्टिचियोमेट्री जो वर्ड है ये दो अल्फाज के मिलने से बना हुआ है। एक है वर्ड स्टिचियो और एक वर्ड है मैट्री। मैट्री जिस तरह आप शायद ये वर्ड पढ़ा हो थर्मोमीट्री, सही है। तो मीट्री जहां पे वर्ड आएगा उसका मतलब होता है पैमाइश, मेजरमेंट, मेजरमेंट। और स्टिचियो मीन होता है एलिमेंट। स्टिचियो मीन क्या है हमारे पास, एलिमेंट, यानी कि यहां पे हम क्या कर रहे होते हैं, एलिमेंट्स के बारे में कुछ मेजरमेंट करेंगे। मतलब आपको मोल्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं। रिएक्टेंट के मोल देगा, प्रोडक्ट के मोल फाइंड आउट करने पड़ेंगे, सही है। या प्रोडक्ट के मोल देगा, रिएक्टेंट के मोल या रिएक्टेंट का मैस वगैरह मालूम करना पड़ता है। तो इस चीज को हम स्टिचियोमेट्री का नाम दे रहे होते हैं। और स्टिचियोमेट्री आपकी ब्रांच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन आपकी इंडस्ट्री के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो आप इंडस्ट्री के अंदर कोई भी चीज, कोई भी रिएक्शन करवाते हैं, मैं सपोज करता हूँ ये वाला रिएक्शन करवाता हूँ, मैं कहता हूँ जी H2 और N2 को मिला रहा हूँ। N2 को मिलाने के बाद मेरे पास NH3 बन रहा है। मैं कहता हूँ मेरे पास 100 किलोग्राम NH3 बनाने के लिए कितना, 100 किलोग्राम अमोनिया बनाने के लिए मुझे हाइड्रोजन की कितनी जरूरत पड़ेगी और नाइट्रोजन की कितनी जरूरत पड़ेगी। अब इस चीज की कैलकुलेशन के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, स्टिचियोमेट्री, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आपका कोई भी रिएक्टेंट यहां पे जाया हो जाए। कोई भी रिएक्टेंट क्या हो, जाया हो। तो अब इंडस्ट्रीज के अंदर इसको, स्टिचियोमेट्री को इस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। कोई भी चीज बनानी है उसके पहले कैलकुलेशन करते हैं, हम कितनी मिकदार में रिएक्टेंट को डालेंगे और हमारे पास कितना प्रोडक्ट बनेगा। और जितना हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं आप उतनी ही मिकदार में कोई भी चीज डाल रहे होते हो, सही है। ये हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर यूज होने वाली चीज है स्टिचियोमेट्री। अब इसकी सबसे पहले चीज डेफिनेशन है। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है। अगर डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन, ये ब्रांच है केमिस्ट्री की, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है विच, जो के डील विद द स्टडी ऑफ, डील विद द स्टडी ऑफ, जो कि मुताला करती है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशन। अगर एक थोड़ा सा वर्ड और लिख लो, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, मिकदारी मुवाजना, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का मुवाजना कर रही होती है। रिलेशनशिप बिटवीन, किसके दरम्यान में, बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रही होती है। प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इस चीज को हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड स्टिचियोमेट्री। ये हमारे पास क्या है जी, इस ब्रांच को स्टिचियोमेट्री का नाम दे रहे होते हैं, सही है। अब क्या मतलब क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का, क्या मतलब क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप यही है कि अगर आपको इस चीज़ की, प्रोडक्ट की मिकदार पता है तो आप रिएक्टेंट की मिकदार को पता कर सकते हो कितने कितने यूज होंगे। अगर बाद में इस तरह होता है कि आपको रिएक्टेंट की मिकदार दे देते हैं, आप उससे ये अंदाजा लगा सकते हो आपका प्रोडक्ट कितने बनेंगे, आपके पास प्रोडक्ट कितने बन रहे होते हैं, इस चीज़ का भी आप अंदाजा लगा सकते हो। देखो मैं आप सिंपल से एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप एग्जाम्पल से आसानी से पता लगा सकते हो। मैं कहता हूँ मेरे पास ना कोई 24 टायर है और उसके बाद कोई मेरे पास 10 फ्रेम है, सॉरी सिर्फ फ्रेम बनाने में नहीं यहाँ पे, सही है। हमारे पास 10 फ्रेम है और ये 24 टायर है। अब इससे मैं मैक्सिमम कितनी साइकिलें बना सकता हूँ, 10 फ्रेम है, 24 टायर है। अब इनसे चीज़ों से आपने ये कैलकुलेट करके बता दिया, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ साइकिलें बनेगी 10। कितनी साइकिलें बनेगी, सिर्फ और सिर्फ 10 साइकिलें बनेगी। अब ये जो हमने एक थोड़ा सा रिलेशनशिप किया कि आपने रिएक्टेंट को देख के ये बता दिया कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, केमिस्ट्री की जुबान में इसको स्टिचियोमेट्री कहते हैं। केमिस्ट्री की जुबान में इसको क्या कहते हैं,
स्टीचियोमेट्री आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके इंडस्ट्रीज के हवाले से। तो स्टीचियोमेट्री अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं ना, उसके लिए कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर ये वाली चीज़ नहीं होगी तो आप स्टीचियोमेट्री कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, अगर आपका आंसर आएगा वो गलत आएगा। सही है, तो उसको हम कह रहे होते हैं बेसिक अजम्पशन ऑफ स्टीचियोमेट्री। सही है, तो बाज़ दफ़ा पेपर के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, पास पेपर में काफ़ी दफ़ा ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। वो कहता है राइट डाउन द बेसिक assumption of स्टीचियोमेट्री की बेसिक assumption लिख दो। सही, assumption को हम आम ज़बान में मफरूज़े कह रहे होते हैं, मतलब किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप स्टीचियोमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो अगर बेसिक assumption की बात करूँ तो बच्चे 3 बेसिक assumption है। सही, सबसे पहली चीज़ हमारे पास पहली assumption, द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट शुड होने चाहिए, शुड कंप्लीटली चेंज्ड इनटू, कंप्लीटली चेंज्ड इनटू प्रोडक्ट। आपके रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में तब्दील हो जाने चाहिए। पहली assumption ये है। इसके बाद जो सेकंड assumption है ना, वो ये है कि देयर इज नो बाई प्रोडक्ट इज फॉर्म, या देयर इज नो साइड रिएक्शन अकर, साइड रिएक्शन अकर, कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। थर्ड अगर assumption की बात की जाए कि आपके 2 लॉज है इक्वेशन के हवाले से, लॉ ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, दोनों के दोनों लॉज ओबे होने चाहिए। सही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, एंड लॉ ऑफ डेफिनेट proportion should be obeyed। अब ना इन 2 चीज़ों को समझिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस से क्या मुराद है और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से क्या मुराद है। सही में कहते हैं, मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ इक्वेशन की। मेरे पास ये वाली इक्वेशन है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं और ये 2 चीज़ें मिलकर मेरे पास बना देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चीज़ बना देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। मैं सपोज करता हूँ कार्बन के मैं 12, इसका 1 मोल लेता हूँ, इसका भी 1 मोल लूँ, ऑक्सीजन का भी 1 मोल लूँ और इसका भी हमारे पास 1 मोल बनेगा। सही, अगर मैं इसके 1 मोल की बात करता हूँ तो ये 12 ग्राम के बराबर होगा, इसका 1 मोल 32 ग्राम के बराबर होगा और इसका 1 मोल 44 ग्राम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 44 ग्राम के बराबर होगा। तो बच्चे ये बात याद रखनी है आपने। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस से क्या मुराद है? इससे मुराद यह है कि अगर आप जितना रिएक्टेंट का मैस यूज करते हो, रिएक्टेंट का ओवरऑल मैस हमेशा प्रोडक्ट के ओवरऑल मैस के बराबर होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस मतलब आपने ये चीज बड़ी, मैस को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। सही, इन दोनों को जमा कर लो, 32 जमा 12 44, और ये किसके बराबर है? 44 के बराबर है। और ये किसने निकाला? 1 मोल आप निकालो कि इसका मोलर मैस 44 ग्राम आएगा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। इसके बाद लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से क्या मुराद है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से मुराद ये है कि आपके जितने एटम इक्वेशन में रिएक्टेंट की साइड पे होंगे उतने ही एटम प्रोडक्ट की साइड पे होंगे। दोबारा सुन लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से मुराद ये है कि आपके रिएक्शन में जितने एटम्स रिएक्टेंट वाली साइड पे होंगे उतने ही एटम्स प्रोडक्ट वाली साइड पे होंगे। उतने ही एटम्स कहाँ पे होंगे? प्रोडक्ट वाली साइड पे। बस ये बात आपने याद रखनी है। ये हमारे पास, अगर आप एग्जांपल देना चाहें तो बच्चे आप स्टीचियोमेट्री की एग्जांपल भी दे सकते हैं कि अगर हमारे पास 12 ग्राम कार्बन लें और 32 ग्राम ऑक्सीजन लें, दोनों का रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही होती है। ये इस के एग्जाम्पल अगर देना चाहते हैं तो बच्चे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब ना स्टीचियोमेट्री में अगर एक और बात करूँ आपको,
इसमें कुछ रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके नज़दीक जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चे वो डेफिनेशन है और इसके क्या है, अजम्पशन है। और इसके ना एक चीज याद रखिएगा, अगर आप स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करना चाहते हो तो इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। अगर आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं है आप कभी भी स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। सही है, तो नोट बना के ये वाली चीज लिख लो, द इक्वेशन फॉर स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, द इक्वेशन फॉर स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए जो इक्वेशन होनी चाहिए, इक्वेशन फॉर स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन शुड बी बैलेंस्ड, शुड बी बैलेंस्ड। अगर आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो आपका रिजल्ट कभी भी सही नहीं आएगा। सही है, तो ये था ये बच्चे हमारे पास मेनली जो चीज़ें आपने फोकस करनी है। सही, अब इसके बाद रिलेशनशिप कुछ है, से रिलेशनशिप इन स्टिचियोमेट्री, रिलेशनशिप इन स्टिचियोमेट्री। स्टिचियोमेट्री में कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं, ये एग्जाम में कभी भी नहीं आए, ये याद रखिएगा। हाँ, इसके रेलिवेंट आगे न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल के अंदर हमने इनको यूज़ करना है, वरना न्यूमेरिकल के अंदर आप बिल्कुल सिंपल बातें हैं। 3 रिलेशनशिप जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे रिलेशनशिप हैं। सही, लेकिन हम पहले इन 3 रिलेशनशिप की बात करेंगे जो यहाँ पे आपकी बुक में एक्सप्लेन किए गए हैं। पहला है जी मैस रिलेशनशिप। पहला रिलेशनशिप क्या है, मैस रिलेशनशिप। अगर यहाँ पे गौर करते हो ना, कहते हैं अगर आपको अब इसको समझना कि मैस रिलेशनशिप क्या है, कहते अगर हमारे पास रिएक्टेंट का मैस हो, इससे आप प्रोडक्ट का मैस निकाल सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट का मैस हो तो आप रिएक्टेंट का मैस निकाल सकते हैं। यह है मैस रिलेशनशिप, कि अगर आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से एक चीज का मैस हो तो दूसरी चीज का मैस आप खुद मालूम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, खुद मालूम कर सकते हैं। इस चीज को कहते हैं मैस रिलेशनशिप। द मैस ऑफ प्रोडक्ट का मैस हम मालूम कर सकते हैं, कैन बी डिटरमाइंड, हम मालूम कर सकते हैं when mass of reactant is provided and vice versa का मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब होता है बिल्कुल उलट, एंड वाइस वर्सा मीन होता है बिल्कुल उल्ट। क्या मतलब, मैंने यहां पर बात कही है कि प्रोडक्ट का मैस मालूम किया जा सकता है अगर रिएक्टेंट का मैस देंगे। मतलब इसके बाद इसका बिल्कुल उल्ट ये है कि हम रिएक्टेंट का मैस भी मालूम कर सकते हैं अगर हमारे पास प्रोडक्ट का मैस दिया जाए। सही है, इसके बाद ये बच्चे याद रखिएगा, मैं लिख तो रहा हूं लेकिन ये पास पेपर में कभी ना शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आए हुए हैं ना लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आए हुए हैं। सही है, आप देख के इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद सेकंड है मैस मॉल रिलेशनशिप। अगर मैस मोल रिलेशनशिप की बात करूं तो सेम, अगर हमें रिएक्टेंट का मैस दिया जाए तो हम प्रोडक्ट के मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। सही, देखो आप किसी भी चीज के मैस से मोल मालूम करोगे, मोल से प्रोडक्ट के मोल मालूम कर लोगे। सही है, तो ये बात याद रखिएगा, इफ मैस ऑफ रिएक्टेंट is provided, then moles of product के मोल क्या कर सकते हैं, is determined, प्रोडक्ट के मोल्स हम मालूम कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। इसके बाद बच्चे हमारे पास जो नेक्स्ट थर्ड रिलेशनशिप है यह है मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। मैस वॉल्यूम
रिलेशनशिप अगर मास वॉल्यूम रिलेशनशिप की बात की जाए तो वो सेम जी, अगर हमारे पास रिएक्टेंट का मास दिया जाए तो हम प्रोडक्ट का वॉल्यूम कितनी मिकदार में उसको हुजम मालूम कर सकते हैं, वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। और इसका बिल्कुल उल्ट, मतलब अगर प्रोडक्ट का मास दे दिया जाए तो रिएक्टेंट का भी वॉल्यूम मालूम किया जा सकता है। और याद रखिएगा वॉल्यूम हमेशा जो मालूम किया जाता है वो गैसेस का होता है। ये वाला जो रिलेशनशिप है ये अमूमन उन चीज़ों के लिए होगा जो कि गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। मसलन ये वाला जो रिएक्शन है ये गैसेस फॉर्म में ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है तो आप यहाँ पे वॉल्यूम वाला रिलेशनशिप लगा सकते हो। अगर आपके पास कोई चीज़ गैस में मौजूद नहीं होगी तो वहाँ पे ये वाला रिलेशनशिप कभी नहीं लगेगा। सही है, तो ये वाला जो रिलेशनशिप है ये आपका हमेशा जहाँ पे वॉल्यूम का जिक्र आएगा वो गैस के लिए होता है। वो किसके लिए होगा? गैस के लिए होगा। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ मास ऑफ रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट का मास दे दीजिए, रिएक्टेंट इज प्रोवाइडेड, देन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट कैन बी डिटरमाइंड, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट is determined and vice versa, या फिर इसका बिल्कुल उल्ट। तो ये था ये हमारे पास तरीकाकार का आप किस तरह कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो मैं आपको ना थोड़ा सा इसका एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ सपोज कर लेता हूँ मेरे पास नाइट्रोजन है मेरे पास 28 ग्राम और रिएक्शन में इसका करवा दिया है हाइड्रोजन से H2 और इसका नतीजे में हमारे पास बनता है NH3 और ये वाला एक यूज़ होंगे, यहाँ पे हमारे पास 3 यूज़ होंगे। सही, अब मैं हाइड्रोजन के ले लेता हूँ, सपोज किया 10 ग्राम। अब मुझे ये बता दो कि ये वाली चीज़ हमारे पास इसी चीज़ स्टिचोमेट्रिक का रेलिवेंट है कि अगर मैं नाइट्रोजन के 28 ग्राम लेता हूँ, हाइड्रोजन के 10 ग्राम लेता हूँ, आपने मुझे ये बताना है, चलो मैं 10 की बजाय ना यहाँ पे 12 का लेता हूँ, बेशक 10 ही रहने दो, मैं 12 ग्राम ले लेता हूँ, तो आपने मुझे ये बताना है कि अमोनिया कितना बनेगा, यहाँ पे कितने ग्राम बनेगा, कितना बनेगा 40 ग्राम। ये चीज़ गलत है। अगर इतना ही आसान होता ना तो ये तो फिर आप जितना भी रिएक्टेंट डालें प्रोडक्ट आपको उतने बनना चाहिए। देखो अगर आपके नज़दीक ये वाली चीज़ सही है, मेरे पास तो 10 जमा 24 34 साइकिलें बननी चाहिए। अगर आपका आंसर इन्हीं को जमा करके आना था तो हमने इस पूरी की पूरी स्टिचोमेट्री जरूरी निकाली है, फिर तो काम ही सौखा था। सही है, वो आप क्या करो जी, मैस रिएक्टेंट कितना कितना मिलाया आपका प्रोडक्ट उतना ही बनेगा, ऐसा नहीं होता। सही है, तो होता क्या है कि आपने सबसे पहले इसे मोल मालूम कर रहे हैं। मोल मालूम करने के लिए आपको क्या दिया गया जी, इसका मैस कितना है 28, इसका मोलर मैस कितना है 28, मतलब नाइट्रोजन कितने मोल हैं 1 मोल। सही है, अब पहले इसके मोल मालूम करो, अब हाइड्रोजन के मोल मालूम करो कितने मोल हैं। यहाँ पे अगर इसको हाइड्रोजन का मैस देखते हो तो 2 होता है, कितने बनेंगे, देखो मैस ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मैस 6 मोल है, कितने 6 मोल। लेकिन यहां पे हो क्या रहा है, 1 मोल नाइट्रोजन, अब यहां पे है भी 1 मोल, 3 मोल हाइड्रोजन, लेकिन है कितने मोल असल में 6। अब इन 6 मोल में से 3 मोल तो यूज हो जाएंगे, 3 मोल यूज नहीं होंगे। सही है, अब आपके यहां पे 2 मोल अमोनिया बनेंगे, 3 मोल यूज ही नहीं हुए, मतलब 3 मोल यूज होने का मतलब क्या 6 ग्राम आपका अमोनिया हाइड्रोजन गैस यूज नहीं होगी, सिर्फ 6 ग्राम यूज होगी। दोनों को इकट्ठा करके आप उसका मैस निकाल सकते हो, क्या बनेगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका टोटल मैस हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय से 2 मोल बनेंगे। नाइट्रोजन है जी 14 जमा 3 17 और 34 ग्राम बनेगा। सही है, अब क्या हुआ जी हमारे पास 28 ग्राम, ये तो सारे का सारा इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन ये कहाँ कितना इस्तेमाल होगा, 3 मोल यूज हुए, 3 मोल का मतलब आधा यूज हो गया, आधा बाकी बच गया, आधा यूज हुआ मतलब 6 ग्राम यूज हो गया, 6 और 28 34 ग्राम बनेगा। 6 ग्राम आपकी हाइड्रोजन वैसे की वैसे ही पड़ी रहेगी। इस तरीके कार को यूज करके ना हम क्या करते हैं कैलकुलेशन कर रहे थे स्टिचोमेट्रिक। आगे एग्जांपल आएंगे, ये प्रॉपर वे नहीं है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं इसके लिए। सही है, तो ये प्रॉपर वे नहीं है मालूम करने का, प्रॉपर वे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो ये था ये हमारे पास स्टिचोमेट्री, ये हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।